अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 160 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में मेगाजा किले के एक कमरे में जेरकुतई बारूदुल ड्रम को देखते हुए कहता है, आओ जरा देखते हैं कि जब चलाने के लिए तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं बचेगी तो तुम क्या करोगे। उलझाई भी आगे बढ़ते हुए उस कमरे में दाखिल होता है और कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम करके आगे बढ़ता है तो जेरकुतई बड़े जबरदस्त अंदाज में सोने का नाटक करता है। वो जेरकुतई को अपनी जानिब मोड़ता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं। ये देखकर वो हैरान परेशान हो जाता है। आइकुत एकदम से कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम। ये कहते साथ ही वो उलझाई को पीछे करता है और कहता है, अगर उस्मान साहब के दाएं बाजू को काटोगे तो तुम पे क्या गुजरेगी, क्या तुम नहीं जानती उलझाई। फिर जेरकुतई को झंझोड़ते हुए उसे उठाता है तो जेरकुतई इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ, ये जगह कहाँ है। तो आइकुत कहता है, आप फिर से नींद में चल रहे हैं जेरकुतई भी, अगर मैं ना आता तो ये लोमड़ आपको मार देता। यह सुनकर जेरकुतई उलझाई की जानिब देखते हुए कहता है, क्या इसने मुझे मार डाला होता। गैर मुसल्लह शख्स को मारना इसी को जेब देता है, आखिर ये एक लोमड़ जो है। उलझाई गुस्से से कहता है, मेरी नकलो हरकत में रुकावट ना डालो वरना मैं तुम दोनों को कुचल दूंगा, निकलो और जाओ यहाँ से। तो जेरकुतई कहता है, आह आइकुत, तुम्हें मुझे नहीं जगाना चाहिए था ताकि मैं इसे नींद में ही मार डालता। तो उलझाई कहता है, देखो मेरा कोई रस्म रवाज नहीं है, मेरा कोई उसूल भी नहीं है, मैं मान नहीं समझूंगा और यही मार डालूंगा, यहाँ से निकल जाओ। जवाबन जेरकुतई हंसते हुए कहता है, हमारी जुड़वा तलवारें जल्द एक दूसरे से वाकिफ हो जाएंगी, थोड़ा सब्र करो उलझाई। ये कहते साथ ही वो आइकुत के साथ चला जाता है। कमरे को देखने के बाद उलझाई चला जाता है तो तोराना इस तरह से उस कमरे में दाखिल होता है। वो जग से बारूद पूरे कमरे में फैला देता है और मशल के साथ रस्सी लटकाकर उसे दरवाजे के साथ बांध देता है। फिर दरवाजा बंद करके चला जाता है। काई कबीले में आंद्रा अलाउद्दीन और गोंचा के खेमे में दाखिल होती है और अपने साथ लाए हुए खुशबूदान को वहां बदल देती है। फिर तेजी से खेमा छोड़ जाती है। मरकजी खेमे में मलका बाला खातून से पूछती है, जब से आई हूँ मैं देख नहीं पा रही हूँ, तुम्हारी दूसरी बहू कहाँ है बाला। जवाबन बाला खातून कहती है, एल्चम बेटी यानी शहर में है, उसके पास एक जिम्मेदारी है। जवाबन मलका उलफेरा की जानिब देखते हुए कहती है, वो तो यहाँ वैसे भी नहीं रहना चाहती होगी। इस पर उन सबको बहुत गुस्सा आता है। फिर बाला खातून खड़े होकर कहती है, मलका खातून आज रात हमारी मेहमान बने, खवातीन ने आपका खेमा लगा दिया है। तो मलका बाला खातून का हाथ पकड़ते हुए कहती है, सदरान सियासत कर रहे हैं, वो शफकत और रहम के बारे में नहीं सोचते, उनकी फितरत ऐसी ही है, लेकिन अब से हम तुर्कमानों की माएँ भाइयों के दरमियान खून बहने की इजाजत नहीं देंगी। तो बाला खातून कहती है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम कई तो पहले दिन से यही चाहते थे। फिर मलका आगे बढ़कर गोंचा से कहती है, मेरे कसूर को माफ कर देना गोंचा, और होलोफेरा तुम भी, अपने बच्चे को खोकर इंसान अकल से भी हाथ धो बैठता है, आप सबकी रात अच्छी गुजरे। ये कहते साथ ही मलका खेमे से चली जाती है। उसके जाने के बाद फातिमा बाला खातून से पूछती है, माँ क्या आप वाकई इस औरत पर यकीन करती हैं। तो बाला खातून कहती हैं, नियत इसकी खालिस है या नहीं सिर्फ अल्लाह जानता है, हम होशियार रहेंगे बेटी, तुम सब भी अपनी आंखें खुली रखना। उधर अपने खेमे में खत पढ़ने के बाद गुंदो साहब सिपाही से कहते हैं, जल्दी से याकूब बे और इब्राहिम साहब के पास जाओ, हमारा दरवाजा हमेशा से खुला है, वो आए और रौनक बख्शें। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि मेगाजा किले में सिपाही उस्मान साहब को घसीटते हुए गवर्नर के पास ले जाते हैं। गवर्नर उस्मान साहब को देखकर कहता है, इतने किलों का फातेह, इतने बहादुर बाज़ंतीनी फौजियों का कातिल उस्मान साहब, अब ये एक बेज़र और छोटे कुत्ते की तरह लग रहा है। फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, क्या तुम तैयार हो सिपाहियों, आज हम एक तुर्क अफसाने के खात्मे का मुशाहिदा करेंगे। तुर्कों में सबसे मजबूत, आज मेरी तलवार के साथ इसकी मौत की तारीख रकम होगी। तुम्हारे सर के कई उम्मीदवार होने के बावजूद तुम्हारी जान तो मैं ही लूंगा उस्मान, तुम मेरी तलवार से मरोगे। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब को मारने के लिए जैसे ही तलवार आगे बढ़ाता है तो उस्मान साहब उसे लात मारकर पीछे कर देते हैं। गवर्नर की तलवार लकड़ी में जा लगती है, इसलिए में उस्मान साहब के जांबाज भी वहां पहुंच जाते हैं और वो तीर मारकर बाज़ंतीनियों का काम तमाम कर देते हैं। उस्मान साहब गवर्नर के गले पर खंजर रखते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम मारोगे हाँ, मगर तुम मेगाजा की फतह नहीं देख पाओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसका गला काट डालते हैं और मजीद आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों का काम भी उस्मान साहब के जांबाज कर डालते हैं। उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं, कब्जा नहीं बल्कि फतह। फिर जेरकुतई से कहते हैं, जेरकुतई अगर तुम इसके लिए खुफिया हमला ना करते तो हमारी हालत काबिल रहम होती। जवाबन जेरकुतई कहता है, मेरी नाक खाने की भूख को महसूस करने से ज्यादा इसमें तेज है हुजूर, वो इन कुत्तों की खुशबू भी सूंघ लेती है। यह सुनकर उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं। काई कबीले में सोई हुई मलका अहमद अहमद पुकार रही होती है। वो पूरी तरह से पसीने में डूबी होती है। वो ख्वाब में देखती है कि वो बेटा बेटा कहते हुए एक खेमे में दाखिल होती है जहाँ भी एक लाश पड़ी होती है। वो आगे बढ़कर कपड़ा हटाती है तो नीचे अलाउद्दीन होता है जो जिंदा होता है और कहता है, मेरी माँ, कातिल को मार दो माँ। मलका उससे पूछती है, अहमद कहाँ है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। अलाउद्दीन फिर से कहता है, कातिल को मार दो। मलका उसे झंझोड़ते हुए कहती है, अहमद कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, बताओ अहमद कहाँ है। अलाउद्दीन एक ही बात कहता जाता है, कातिल को मार दो, कातिल को मार दो। मलका उसे कहती है, तुम्हारी वजह से तुम सबब बने, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ये कहते साथ ही मलका खंजर निकालकर अलाउद्दीन पर कई वार करती है। इसके साथ ही हड़बड़ाहट में उसकी आंख खुल जाती है। वो अहमद अहमद पुकारते ही चली जाती है। इसलिए में आंद्रा वहाँ पे आती है। मलका उससे पूछती है, आंद्रा काई क्या कर रहे हैं। जवाबन आंद्रा कहती है, होलोफेरा और गोंचा खातून अपना सामान तिजारत के लिए बुरसा और रजदिक लेकर जाएंगे, वो उसी की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर मलका उठते हुए कहती है, इब्राहिम साहब ने हमें यहाँ भेजकर बिल्कुल सही फैसला किया, हमसे जो कहा जाएगा हम करेंगे और नजरें इन पर रखेंगे। अभी इस
तिजारत को रोकने के लिए कुछ करना है। जल्दी जाओ और इब्राहिम बे को खबर करो। गोंचा को मत बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, ताकि याकूब साहब इस बात पर एतराज ना करें, क्योंकि गोंचा उनकी बेटी है। ये सुनते साथ ही आंतरा चली जाती है और मलका बैठते हुए कहती है, ये वही है जिन्होंने मेरे बेटे को जमीन में दफन किया और मैं कायों को इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करूंगी। मेगाजा किले में उस्मान साहब जरकुताई से पूछते हैं, किले की फतह के लिए दरकार तमाम मालूमात तुम्हें मिल गई है क्या? तो जरकुताई नक्शा उस्मान साहब को देते हुए कहता है, हुजूर सारी मालूमात मेरे पास है। नक्शे को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, मेगाजा। इसे लम्हे उलझाए अंदर दाखिल होने लगता है, मगर ये मंजर देख कर रुक जाता है और गुस्से से कहता है, लानत हो, तो तुम मरे नहीं हो उस्मान। ये कहते साथ ही वो पीछे हट जाता है। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, कल तक ये जगह हमारा घर बनेगी। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह के वक्त उस्मान साहब ने गवर्नर की लाश को लटकाया होता है और खुद जरकुताई के साथ उसके पास खड़े होते हैं। इसलिए में सरदार याकूब और सरदार इब्राहिम वहां पे आते हैं और गवर्नर की लटकती हुई लाश देखकर वो चौंक जाते हैं और जय भी बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रहा होता है। उस्मान साहब कहते हैं, गवर्नर मैथ्यूस, इसे इसके ही मैदान में लटका दिया जिसका ये मालिक था। सरदार याकूब पूछता है, उस्मान तुमने ये क्या किया? तो उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, इसका इत्तेहाद किससे था? सरदार इब्राहिम भी पूछता है, तुमने इसे क्यों मारा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरे कमरे में मुझे मारने के लिए इसने जहर रखा। इसने मुझे अपने पास आने की दावत दी और मुझे मारने की कोशिश की और मैंने इसकी जान ले ली। अब मुझे बताओ, आप में से किसने इस कुत्ते को रखा हुआ था? सरदार इब्राहिम कहता है, हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी, जाहिर है इसने ये काम अकेले ही किया। उस्मान साहब कहते हैं, अगर आपने इसके साथ हाथ मिलाया है तो फिर मैं ऐलान करूंगा कि तुम मुनाफिक हो, ये जान लो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसने आपको धोखा दिया और इसने आपके खिलाफ मनसूबाबंदी की, तो जो गाफिल हैं उनकी हमारे पास कोई जगह नहीं। इस कुत्ते का खून इस जमीन पे बह रहा है, इसे अपना वतन बनाने का वक्त बहुत करीब है। आप अच्छी तरह जानते हैं जंग के वक्त सुलह कभी नहीं हो सकती। हमारे अबाओ अजदाद का कौल है कि तुम्हारा खूनी मुक्का तुम्हारे हाथ में मौजूद लुक्मे से बेहतर है। मैं आपको ये अच्छी तरह समझा दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें बार बार तोड़ना पड़ा। ये जगह अब दोस्त की नहीं रही, ये जगह तुर्कों की नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म से इस जगह को तुर्कों का वतन बना के रहूंगा। सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहता है, होश में आओ उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको होश में आना चाहिए, मैं आपको ये बात अच्छी तरह समझा दूंगा, अब ये बात करने का वक्त नहीं है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो सरदार याकूब कहता है, क्या तुम हमारे खिलाफ ऐलानी जंग करोगे उस्मान? उस्मान साहब रुकते हैं तो उलझाए खुद से कहता है, चलो शाबाश उस्मान, ये जंग शुरू करो। ये कहते साथ ही वो खुद सीढ़ी उतरने लग जाता है और उस्मान साहब पलट कर कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहते हैं, बस उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की खातिर हिजरत ना कर जाए। फिर अगर वो तुम्हारी तरफ रुजू करें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो, उनसे कोई सरपरस्त और मददगार ना बनो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और घोड़े पर सवार होकर कहते हैं, हम कुरान के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं, ये जगह बहुत जल्द फतह हो जाएगी, सबको इसे आगाह करें। और इसके साथ ही उस्मान साहब रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सरदार याकूब इब्राहिम बे से कहता है, अब उस्मान बीज को भड़कती हुई आग में बदल देगा। इसलिए मैं इस पे खत लाकर इब्राहिम बे को देता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहते हैं, उस्मान उस्मान उस्मान, वो सामान के काफिला बोरसा में भेज रहा है। सरदार याकूब कहता है, वो हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है, क्या वो वाकई बोरसा के साथ तिजारत कर रहा है? नहीं, मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। सरदार इब्राहिम उलझाई से कहता है, बोरसा जाने वाले काफिले के पीछे आदमी भेजो, बुरहान और कोनूर को भी साथ ले लो, वो दोनों यानी शहर को अच्छे से जानते हैं और तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जवाबन उलझाई कहता है, मैं कराजेसार बाजार से ज्यादा बदतर बनाऊंगा यानी शहर को। तो नाजरीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।